नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब राजनीतिक पार्टियों की दहलीज पर दस्तक देने लग गया है। 2027 की चुनावी बिसात बिछने लग गई है। सियासी शतरंज के चतुर खिलाड़ी मुद्दों और दावों की मोहरों के साथ शहमात की तैयारी में लग गए हैं। जाति धर्म की बातें सियासी आबोहवा में घुलने लगी हैं। किसी को सनातन, किसी को बुलडोजर पर विश्वास है, कोई पीडीए का गठजोड़ जोड़ रहा है और अपनी जीत का आधार मानकर हुंकार भर रहा है। वही हाथी भी धीरे धीरे ही सही अपने भारी भरकम पांव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता नजर आ रहा है। तो कोई इस्लामी दांव के दम पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ने का दावा कर रहा है। 2027 का घमासान, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसे मिलेगा वोट का प्रसाद और किसे मिलेगी सिर्फ निराशा, ये जनता तय करेगी और इसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। सियासी रण में कौन कौन से हथियार होंगे कारगर, कौन कौन से मुद्दे जनता को लुभाने वाले हैं और कौन कौन से मुद्दे हवा में निकाले जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे सिंहासन में और रूबरू कराएंगे उस सबसे बड़े मुद्दे से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की नींव हिला दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिंहासन। वहीं यूपी में चुनाव करीब आ रहे हैं। जात संप्रदाय, पिछड़ा अगड़ा, दलित अति पिछड़ा, सब कुछ शुरू हो चुका है। क्योंकि यूपी की सियासत में जातीय समीकरण ही हमेशा निर्णायक रहे हैं। कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार के मुद्दे तो अपनी जगह हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की अनदेखी हर बार राजनीतिक दलों को भारी पड़ी है। और जो इस इंजीनियरिंग को साध गया है वो लखनऊ साथ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर धमाकेदार जीत के बाद अखिलेश यादव का पीडीए हथियार धारदार बना हुआ है और अखिलेश यादव इस हथियार को और पैना बनाने में लगे हुए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला, जिसकी माला अखिलेश यादव दिन रात जप रहे हैं। माना जाता है कि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के सामने गंभीर चुनौती पेश की है। जाहिर सी बात है, चुनाव करीब है तो सॉल्यूशन भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पीडीए पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जिसे अखिलेश की पीडीए फॉर्मूले का काट माना जा रहा है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को संख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। कहने को तो यह राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा कदम है, लेकिन असली निशाना 2027 का विधानसभा चुनाव ही माना जा रहा है। अब यह मास्टर स्ट्रोक कैसे है चुनाव से पहले, आइए समझने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, वो भी पंचायती चुनाव को देखते हुए। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रिटायर्ड एडीजे ब्रजेश कुमार और संतोष विश्वकर्मा भी सदस्य बनाए गए हैं। रिटायर्ड आईएएस अरविंद चौरसिया और एसपी सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर इस आयोग का गठन किया गया है और 6 महीने के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर यह आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, यानी चुनाव से ठीक पहले। पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन को माना जा रहा है पीडीए फॉर्मूले की काट। योगी सरकार ने जहां समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वहीं अखिलेश अब अपने पीडीए फॉर्मूले को विस्तार दे रहे हैं। अखिलेश यादव इस आयोग के गठन के बाद एक बार फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 5% बनाम 95% की हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पीडीए आरक्षण में खुली लूट हुई है और यह एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। बीजेपी बराबरी का मौका नहीं देना चाहती, यह सरकार आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि लड़ाई 5% बनाम 95% की है। तो अखिलेश यादव के सियासी दाव को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लड़ाई 5% बनाम 95% की करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए सरकार को रोकना होगा। वो कह रहे हैं
गैर बराबरी और आरक्षण के लूट पर बुलडोजर चलाएं सीएम। 2014 के बाद आई सरकार खत्म करना चाहती है आरक्षण। सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है बीजेपी। एक तरफ वर्चस्ववादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ जुल्म सहने वाले लोग हैं, और ये 5% बनाम 95% की लड़ाई है। आपको अखिलेश यादव का बयान भी सुनवाते हैं। दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई 5000 सालों से यही प्रथा चली आ रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सालों तक उनकी सरकार भी रही है। तो क्या 5000 सालों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल को भी काउंट किया जाए, ये भी बता देते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने। खैर, 2014 में चली मोदी की आंधी ने यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई और विपक्ष पूरी तरीके से हाशिए पर आ गया। जबकि उस समय सत्ता पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 2017 तक समाजवादी पार्टी थी। लेकिन 2014 की कहानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिपीट कर दी। बीजेपी ने हिंदुत्व के नारे के साथ साथ सवर्ण, गैर यादव, पिछड़ी जातियों, गैर जाटव, दलितों का एक नया गठबंधन तैयार किया और इस फॉर्मूले ने 2017 में यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। और यही फॉर्मूला फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में लागू कर दिया गया। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में इस फॉर्मूले को लागू किया गया, प्लस आधी आबादी का जिक्र भी किया गया, जिसमें महिलाओं को आगे रखने की बात की गई। और 2022 में भी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। लेकिन 2024 में अखिलेश के पीडीए का फॉर्मूला बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर की पिच तैयार की थी, लेकिन विपक्ष ने बड़ी चालाकी से उस जातीय समीकरण को बदल दिया। बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के आरोप इस कदर हावी हुए कि बीजेपी की बार बार सफाई के बावजूद यूपी में 2019 और 2014 का करिश्मा प्रदेश में पार्टी नहीं कर पाई। जिस समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, वो समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सीट जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। 2014-2019 के चुनाव जिस तरह बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सभी साथ जातियों को जोड़ने का काम किया था, वो समीकरण विपक्ष ने संविधान, आरक्षण खत्म करने और पीडीए का नारा देकर तोड़ दिया। यानी कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव में जातीय समीकरण की सबसे अहम भूमिका होती है। जिसने इस गणित को साध लिया, जो ये इंजीनियरिंग समझ गया, उसकी राह लखनऊ के लिए आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात हुई है तो इसे समझना जरूरी है। पीएम की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की भी अहम बैठक होने वाली है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन जातीय समीकरण अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बार बार पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में वो जीत का स्वाद चख चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 2027 के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है इस बैठक के केंद्र में 27 का इलेक्शन हो सकता है। हालांकि इस बैठक में मंत्रियों के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट पेश किया जाएगा। लेकिन यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिमी एशिया में संकट गहराया हुआ है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात की जा रही है। जून 2026 में मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा है कि ऐसे में कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और कैबिनेट फेरबदल में यूपी का असर भी दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में संभवतः 10 जून के आसपास यह कैबिनेट रिशफल किया जा सकता है। इस फेरबदल में मंत्रियों के कामकाज, उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भविष्य तय किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मंत्री निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके प्रभार बदले जा सकते हैं। कैबिनेट का रास्ता दिखाया से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस संभावित कैबिनेट रिशफल का सबसे बड़ा आधार 2027 में होने वाले 7 राज्यों में चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश है। इसको फोकस में रखा जाएगा। इन राज्यों के जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री भी कराई जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिहाज से सियासी गेम पूरी तरीके से ओपन हो चुका है
और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नावेद शिको हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और परविंदर सेठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं इस सबसे बड़ी डिबेट में। पहला सवाल कपिल श्रीवास्तव जी से। कपिल जी, 5% बनाम 95% और बीजेपी की तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पंचायती चुनाव को देखते हुए, तो क्या पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा के ऊपर ही सारा फोकस जाने वाला है इस बार आप लोगों का? देखिए विवेक भाई, आपने तो ये पहले ही कह दिया कि 95% का प्रयास समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी समग्र रूप से उत्तर प्रदेश वासियों का वोट हासिल करना चाहती है। पीडीए में वो सारे लोग शामिल हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के। लेकिन जो समता मूलक समाज की स्थापना जिनके बहुत दूर हो चुकी थी, जो संविधान गठित होने के बाद जिन्हें कुछ ताकत मिली, लेकिन आज भी वो जातियां, वो धर्म के लोग आज हाशिए पे बैठे हैं, उनको समग्र रूप से संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो कृत संकल्पित है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार, चाहे इनके संविधान बदलने की जो बातें इनके ही लोगों के द्वारा समय समय पे अरुण गोविल ने कही, लल्लन सिंह ने कही, ऐसे ही इनके कई सांसदों ने कही, कोई नैरेटिव नहीं गढ़ा गया था 2024। इन्होंने कही थी, जनता के बीच था, और जनता ये जानती है कि जिस दिन इनके पास ताकत आ जाएगी, ये मनवादी शक्तियों को संविधान पर हावी कर देंगे। आज वैसे भी हावी है। आज संविधान को धता बना करके किया जा रहा है। 22 परीक्षाओं में पूरा, आपको कल याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पंपलेट पूरा जारी कर दिया है कि 22 परीक्षाओं में किस तरीके से पीडीए का आरक्षण मारा गया है। 69,000 शिक्षक तो इसकी बानगी हैं, इसके बाद भी किस, तो आप बताओ ना कि इनसे जस्टिस की उम्मीद कैसे करे देश। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 5,000 साल से तो मुझे नहीं लगता बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है। तो फिर वो 5,000 वो किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? वो अगड़ा के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, राजपूतों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? वो किसके खिलाफ वो मनुवादियों के खिलाफ। और आपको कहने और हमको बताने की जरूरत नहीं कि मनुवादी कौन है। मनुस्मृति क्या 5,000 साल से ऊपर से है? क्या हमारा देश में जो सनातन परंपरा है ये केवल क्या 5,000 की है? कहां लिखा हुआ है? तो मनुस्मृति कौन फॉलो करता है? आप कह रहे बीजेपी मनुस्मृति फॉलो करती है? मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी ताकत। ठीक है अश्विनी शाही जी, वो सब मनुवादी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आ गई। मैं सारे पैनल्स का एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। अश्विनी शाही जी। विवेक जी, देखिए ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की कुंठा है, जो कि ये देख रहे हैं कि अभी बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ। अब किसी तरीके से यहाँ पर पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या हमको लग रहा है कपिल जी भी उसका अर्थ नहीं जानते, ना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जानते हैं। तो बताओ जी। अश्विनी जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। लेकिन जी आपकी आवाज थोड़ी रुक कर आ रही है। प्रमोशन में आरक्षण, अब आई आवाज सही? अब आ रही है, ठीक आ रही है। ये प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाले कौन लोग हैं? यही अखिलेश सरकार है, 12 से 17 वाली। और ये लोग बात करते हैं पीडीए की। ये लोग जो है हमेशा, जहां भी देखिए पर्ची पर पहले भर्तियां होती हैं, अब ये नियुक्तियों और उसकी बात कर रहे हैं। इसमें इन लोगों को अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हम लोगों ने किया, और अभी जो चुनाव होने वाले हैं जिला त्रिस्तरीय पंचायत के, इसका रिपोर्ट आ जाएगा। अपने आप आर्थिक सर्वेक्षण है, सामाजिक सर्वेक्षण है और जातियों का आधार है। ये इन लोगों को थोड़ा सा वो हो गया, डंक लग गया कि भाई ये तो अब उसमें भी सेंध लगा रहे हैं। सेंध लगा नहीं रहे हैं, हम सेंध लगा चुके हैं 14 से ही। और विवेक भाई, इसमें जो भी रिपोर्ट आएगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में यहां पर देखा गया था कि
जो अभी कहा ना 5%, उन्होंने दो शब्द का यूज किया अखिलेश जी ने, वर्चस्ववादी और वंचित। तो भाई अखिलेश जी स्वयं में बताएं ना कि अपने लालू प्रसाद जी का परिवार ये वर्चस्ववादी है या नहीं है। कपिल जी यहां मनुवादी थे कि नहीं थे? जब तक हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं हुआ था हम सभी मनुवादी थे, और मनुस्मृति से तो कम से कम 20 देशों की संविधान बना है। लेकिन जब संविधान लागू हो गया हिंदुस्तान में तो हम उस संविधान की पालना करते हैं। लेकिन अश्विनी भाई यही पीडीए कहकर, इसी पीडीए को बार बार चुनावी रैलियों में बताकर आपकी कुर्सी की एक नींव जो है वो ढीली कर दी अखिलेश यादव ने, जिसकी वजह से आपको केंद्र में गठबंधन में जाना पड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाए। बोलिए मैं गलत हूं तो? एकदम सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी। हाँ। कि जनता ने हमको वो आशीर्वाद नहीं दिया जो पिछले चुनाव में देती आई थी। लेकिन हर चुनाव, हम गुजरात में भी हम 99 सीट पर आ गए थे, अब 99 से कितने पहुंचे हैं देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी है, 22 राज्यों में एनडीए की सरकार चल रही है इस समय, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और पूर्ण बहुमत से प्राप्त है। तो आने वाले दिनों में अभी उत्तर प्रदेश में हम 300 से ऊपर सीट पाएंगे, आप देखिएगा। यहां इस तरीके से मजबूत नेतृत्व और माननीय मोदी जी, कपिल जी आपके मित्र से सवाल ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ। संदीप त्रिपाठी जी, आप भी तो अब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे अखिलेश यादव के साथ ही, आपकी पार्टी भी, राहुल जी भी चलेंगे मुझे लग रहा है, जहां तक उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी अप्रोच करने की कोशिश की थी, तो आपकी नजर भी कहीं ना कहीं पीडीए पर है। नहीं, पीडीए पे तो ही है। कांग्रेस से बड़ा सामाजिक न्याय और जो है समाजवाद की पराकाष्ठा जो रही है वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय आप देखेंगे, तब से लेकर कांग्रेस सदैव समाजवाद को जो है तरजीह देती रही। विषय ये है, अभी पहली बात तो मैं आपका आज पहला शो है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम जनता की आवाज बनेगा और जो है जनता, जिस सिंहासन पर जनता की अपेक्षाएं, जनता की इच्छा जो है विराजित होगी, ना कि लूट खसोट, ईडी सीबीआई गुंडाई डकैती वाली जो बातें करने वाली पार्टी है, उसके खिलाफ में बातें जाएंगी, जनता की आवाज आएगी। इसके लिए अग्रिम बधाई आपको देता हूँ विवेक जी। अब आते हैं मुद्दे की बात। अभी देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, हमारे यहाँ एक कहावत है पूर्वांचल में साहब, कहा जाता है गंगा माई के लिए क्या पीछे से जलवा ठेलत आवत बा। मतलब आप समझिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे बना दिया इन लोगों ने। अरे कोर्ट का आदेश था भाई, आपको अगर चुनाव कराना है तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तभी आरक्षण सुनिश्चित होगा। इसमें कौन सा एहसान कर दिया भाई? एक संवैधानिक चीज जो कि पहले हो जानी चाहिए थी, जिसको आपने चुनाव डिले कर दिया। आप पंचायत का चुनाव समय से नहीं कराने जा रहे हो और छाती पीट रहे हो कि हम पीडीए को न्याय दे दिए। कहां से भैया, क्यों? अरे अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होता तो आपकी तो मंशा कतई नहीं थी, और उसकी वजह दिखती है, उसका कारण दिखता है। वो सोच आप सवर्णों की बात आप करिएगा तो सवर्ण के भी आप नहीं हो। ब्राह्मणों के साथ इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आज की डेट में अत्याचार हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। मैं 4 मुकदमे झेल रहा हूं इस पार्टी का, फर्जी। आज तक जीवन में 10 रुपए का दाग नहीं रहा है, 4 मुकदमे इन्होंने लाद दिए। ये सरकार सही है, तानाशाह सरकार है, डकैतों की सरकार है, आवाज को दबा देना चाहती है। ये चाहती है कि सिर्फ एक आवाज रहे, एक बात रहे, जो ये कहे वही सही। अभी मनुवाद की बात करते थे कि आजादी के पहले सब मनुवादी थे, तो मनुवादी थे तो आप कोई दारू पीने वाला ब्राह्मण डालता था मुंह में गरम तेल डाल के आत्महत्या करता था। मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है कि कोई ब्राह्मण, मैं और जात की बात ही नहीं करूंगा, ब्राह्मण की बात करूंगा। ब्राह्मणों को यह लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण गलती से भी शराब पी ले तो उसको जो है गरम तेल मुंह में डालकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए गंगा जी के किनारे। क्या कोई मानता था ब्राह्मण? और आते हैं ब्राह्मणों को भिक्षाटन करना चाहिए। कौन सा पंडित ब्राह्मण भिक्षाटन आजादी के पहले करता था और उससे जीवन यापन करता था? तब भी इस बहुत सारे कामों में लगे हुए थे ब्राह्मण। तो ये कहना कि इसके पहले सब मनु थे, ये निकाल दीजिए। मनु एक राजा के द्वारा बनाया गया वो संविधान था जिसके माध्यम से वो अपनी सरकार को बचाए रखने का, तो ये तो आपके मित्र ही कह रहे हैं, वो संविधान था। अरे त्रिपाठी जी, आपके ये तो कपिल जी कह रहे हैं,
ये तो कपिल जी कह रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि 5000 साल से 5% जो है दोहन करते आ रहे हैं, उसमें तो 5% में तो आप भी है शायद। 5%। फिर मैंने कहा, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा एक राजा के द्वारा बनाया गया वो संविधान जिसके माध्यम से उसकी राज सत्ता बची रहे, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व ना मिले, ब्राह्मण भिक्षाटन करे, वो कभी राजा ना बन पाए, शूद्र वर्ग का कोई व्यक्ति राजा ना बन पाए, जिसको आज दलित कहा जाता है वो राजा ना बन पाए, इन सारी जातियों को रोकने के लिए आप बताइए राम भगवान के पहले तो फिर आज इस बात को एजेंडा क्यों बना, आज इस बात को एजेंडा क्यों बना जा रहा है, आज इस बात को प्रासंगिक क्यों माना जा रहा है यूपी के सियासत में? नावेद जी, जिसके माध्यम से ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं ठीक है आपकी बात आ गई, मैं नावेद जी के पास जा रहा हूं। आज इस बात के इतनी प्रासंगिकता होने की क्या जरूरत है, या इसको इस तरह से क्यों उठाया जा रहा है कि इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं उत्तर प्रदेश में जीत का? नावेद जी, देखिए, धर्म और जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में हर दौर में परवान चढ़ती रही, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आज की तारीख, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जब मुकाबला होता है तो धर्म और जाति की राजनीति परवान चढ़ती है। लेकिन आज की जो राजनीति है उसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। एक जमाना हुआ करता था उत्तर प्रदेश में 28 और 29% पे सत्ता बना ली जाती थी, लेकिन अब नेट टू नेट दो ताकतें हैं, 50-50 का मुकाबला है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरण नहीं चलेगा, उनको दलित चाहिए और सारे पिछड़ी जातियां का पूरा सहयोग चाहिए। उन्होंने एक PDA का कंसेप्ट रखा है और कांग्रेस के साथ में हाथ भी मिलाया है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जहां पर PDA की बात हो रही है वहीं अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को अपने पाले में लाने की तमाम जो कोशिशें कर रहे हैं, उसी के साथ अपर कास्ट को भी अपने विश्वास के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये चीज संभव नहीं है। एक शेर है कि या हया अपनाओ या फिर बेहया हो जाओ। तुम आंखों से आंखें मिलाकर कैसे शर्माओगे, तुम चांद तारों को जमीन पर कैसे ला पाओगे, तुम जुगनुओं को रोशनी में कैसे चमकाओगे तुम। यानी आप जब PDA की बात कर रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि आप इस बात की बात कर रहे हो कि पिछड़ों, दलितों के साथ 500 साल से अन्याय कर रहे थे। और अन्याय कौन कर रहा था? जैसा कि आपने जिक्र किया, इंगित होता है अपर कास्ट के लोग, और आप अपर कास्ट को भी साथ में लेने की बात कर रहे हो। ये एक धर्म और जाति की राजनीति में एक नया समीकरण बना है। उधर दूसरी तरफ भी है, बीजेपी के पास भी यही है कि बीजेपी भी एक तरफ तो आधार है उनका, और वाकई आधार है अपर कास्ट का, जड़ें हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर वो नाराज हो जाते हैं। अपर कास्ट भी बीजेपी से खिसक जाता है। और अखिलेश यादव की जो अपेक्षाएं हैं वो गलत नहीं है कि एंटी इनकम्पेंसी से जो अपर कास्ट को, जो ब्राह्मणों को, जो ठाकुर को अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि लग रहा हो कि अब हमें सत्ता बदलना है तो समाजवादी पार्टी के साथ अपर कास्ट आ जाएगा। लेकिन बीजेपी को नहीं, इसमें नावेद जी, इसमें जी आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं पूछता हूं। पिछड़ों को साधने में अपर कास्ट नाराज हो जाता है। जो आज फैसला हुआ जिसका आपने जिक्र हुआ है, ये अपर कास्ट को अच्छा नहीं लगा होगा। इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तुष्टिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं पिछड़ों को रिझाने के लिए कहीं ना कहीं अति की जाएगी। अपर कास्ट इस बात से नाराज होता है। तो दोनों दलों के साथ एक कशमकश है। बीजेपी को अगड़े भी चाहिए, पिछड़े भी चाहिए, और अखिलेश यादव को भी पिछड़ों के साथ अपर कास्ट पर भी उम्मीद है। ये बड़ी अजीब से राजनीति हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति हो रही है। इसलिए धर्म और जाति की राजनीति नहीं, एक नया कॉकटेल तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि 2024 के बाद से बीजेपी की राजनीति में थोड़ा चेंज आया है। वो अब आधी आबादी की बात करने लगे हैं, वो महिलाओं को प्राथमिकता देने लगे हैं, और महिलाएं सेंट्रिक योजनाएं चलाते हैं या फिर DBT स्कीम लेकर आते हैं, जिससे कि महिलाओं को वो जाति वर्ग आधार पे नहीं बांटते। वो डायरेक्ट कहते हैं कि हम महिलाओं को बेनिफिट देंगे। तो उसका एक बेनिफिट मैं हाल के 2024 के बाद जो बदलाव देख रहा हूं, उसमें एक इंपॉर्टेंस देख रहा हूं, चाहे उसके जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उस पर अगर आप देख ले। मैं कपीश जी आपके पास आ रहा हूं वापस, मुझे पता आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले परविंदर जी की बात जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस 2027 की सियासी लड़ाई को। क्या इस बार भी जाति सियासी समीकरण पर भारी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल यूपी के अंदर जातीय समीकरण के साथ ही राजनीति होती आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी है, जो भी पार्टी है वो गरीब आदमी के उत्थान की बात करे, जो अति पिछड़ा है। देखिए, चुनाव को लेकर ये सारी जो समीक्षाएं हो रही हैं, चुनाव को लेकर टारगेट करी जा रही हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर आप अगर देखेंगे, आप SC ST OBC की बात करिए,
पिछड़े वर्ग की बात करिए, अपर क्लास की बात करिए, मुस्लिम की बात करिए, आपने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करनी है। लेकिन गरीब आदमी जो अति पिछड़ा है, जो किसान है, जो भूमिहीन किसान है, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप अगर सारी पार्टियां मिलकर ये सोचे कि हमने यूपी के गरीब आदमी का उत्थान करना है, पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है, पिछड़े वर्ग के साथ जो जातियां हो रही हैं उनको रोकना है, उसके लिए अभी इन्होंने आयोग तो बनाया है, और वो आयोग कितना काम कर पाता है, कितना लोगों को न्याय दे पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछड़ा आयोग बनाने में ही 4 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को। 4 साल के बाद आज अगर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से या चुनाव को देखते हुए ये आयोग बनाया, मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आने वाले चुनाव के अंदर जीत हासिल करनी है तो इस आयोग को बड़ी स्ट्रांगली इम्प्लांट करना होगा। जो पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करे, गरीब आदमी के उत्थान की बात करे, महिलाओं के बारे में नहीं, तो आप क्या आप ये कहना चाह रहे कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर काम करती है दलितों पिछड़ों के लिए? कांग्रेस ने बहुत बेहतर काम किया है। नहीं, या बीजेपी योजनाएं बना रही है उसमें दलितों पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, हाँ, ये चुनाव को टारगेट किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग से या गरीब आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना है चुनाव से। हम चुनाव को कैसे जीतें, इन पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ कैसे मिलाएं, मुस्लिम को कैसे मिलाएं, SC ST OBC को कैसे मिलाएं, ठाकुर को कैसे मिलाएं, गुज्जर को कैसे मिलाएं और OBC को कैसे मिलाएं। जाहिर सी बात है, अगर जातीय इंजीनियरिंग को नहीं साधेंगे तो उनको वो कामयाबी नहीं मिलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आप अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह सरकार पर अक्सर आरोप लगे कि उन्होंने इस एक्ट SC ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में पुलिस को बेहद सावधानी बरतने और ढील देने के निर्देश दिए थे। यह आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे, अब कपिल जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसके अलावा जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो उन्होंने मायावती सरकार द्वारा दलित महापुरुषों जैसे कि संत रविदास, छत्रपति शाहू जी महाराज, कांशीराम के नाम पर रखे गए जिलों और योजनाओं के नाम बदले। दलितों का वोट सबको चाहिए लेकिन दलितों के लिए काम कोई नहीं करेगा। क्या यही सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, जो सच्चाई मुसलमानों के साथ है कि मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम है? कपिल जी, सबसे पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि वो 5000 साल पुराना जो आपने कहा है वो रजवाड़ों के लिए, वो जमींदारों और जागीरदारों के लिए, ये तो 5% थे ना। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और कायस्थ और बनियास का हिसाब नहीं है। ये जिन कौमों में राजा रहे हो, जागीरदार रहे हो, ये उनके लिए है, या शहंशाह और बादशाह रहे हो, वो 5% से ज्यादा नहीं रहे। तो कपिल जी, आप भी तो शहंशाह और बादशाह रहे उत्तर प्रदेश के कई सालों तक, कांग्रेस की सरकार रही कई सालों तक केंद्र में, तो 5000 सालों में सब काउंट होता है ना? नहीं, तो हमारा क्यों काउंट करेंगे जब हमने किया ही नहीं, तो काउंट आप भी तो उसी 5000 साल में आए ना भाई साहब। वो 5000 साल से बाहर कैसे हो गए? 5000 साल में वो भी तो बेचारा मजलूम भी तो है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ। नहीं, वो है, लेकिन आप तो शासन करने वालों में आप भी है 5000 साल में, आप उससे अपने आप को हटा नहीं सकते। आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते कि भाई हमने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया, हम इसमें अपने आप को काउंट नहीं करते। नहीं, हम इसलिए काउंट नहीं होते हैं कि हम पीड़ित थे। अगर हम पीड़ित ना होते तो हमारे बंगला खाली करने पे गंगा जल से धुलाया थोड़ी न जाता। हमारे मर्दी दर्शन के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या गंगा जल से मंदिर धुला रहे होते? क्या जो है केवल एक धर्म और जाति के अंदर जो पैदा हुआ वही कथा कह सकेगा? कपिल भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा कौन सा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है जो बॉलीवुड स्टार्स को बुलाकर लाखों करोड़ों रुपए पे करके शो का आयोजन करवाता है? ऐसा कौन सा पिछड़ा? वही बात आप कह रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ भी तो करा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ लें? तो उन पर तो आरोप है, उन पर तो आरोप है, आप खुद को पिछड़ा कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपका जवाब प्लीज। बात कर रहे हैं कि हमने तो वो कार्यक्रम गांव के लोग कभी इन लोगों को देख नहीं पाए, वो देख सकें। क्या उनको अधिकार नहीं बनता गरीबों को देखने का कि हमारा
ऐसा लगता है उनके लिए वो खर्च कर दे तो आपको तकलीफ होती है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई अमीरों साहब। के आप सिनेमा में टैक्स फ्री कर देते, मुझे क्या तकलीफ होगी? डांस करेगा, मुझे क्या आप तकलीफ होगी बताइए भाई ना, मैं साहब? जो बात पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सिनेमा को टैक्स फ्री कर देते हो, वैसे ही देख लेते आधी कीमत पे। लड़ी है और आज भी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना लड़ रहे होते तो 11,500 जो भर्तियों में इन्होंने आरक्षण में पीडीएफ को चोट पहुंचाई है, हमने तो बकायदा उसका कच्चा चिट्ठा दे दिया, लिस्ट दे दिया, ये भी उस पर तैयारी करके क्या आरक्षण में लूट हुई है? ये जो सवाल अभी आपने उठाया, इसका जवाब मैं अश्विनी जी से ले रहा हूं। अश्विनी शाही जी, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछ रही है आरक्षण में लूट हुआ है, ये क्या मामला है? इसको जरा दर्शकों को बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए चार, एक सेकंड जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं जरा सा। अभी जो आपने अखिलेश जी ने सवाल उठाया, इसका जवाब इंपॉर्टेंट है। अश्विनी जी, हाँ देखिए, अखिलेश जी आरक्षण में लूट किए हैं तभी तो बता रहे हैं। मैंने कहा ना, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाला कौन था, उस पर जवाब नहीं देते अखिलेश जी। और सबसे बढ़िया बात जो है, 2633 ओबीसी जातियां हैं, जिसमें 1674 जातियां आरक्षण के में 2% का लाभ उठाती हैं और 97 जातियां जो है 10% का उठाती हैं। अब बताइए, 27% आरक्षण में 10% का आरक्षण 97 जातियां उठा रही हैं, 1611 उठा रही है। इनकी सरकारें नहीं है, ये लूट क्यों किया इन लोगों ने? आरक्षण में लूट कभी सही नहीं किया। और इतने दलित थे, इतने ये पिछड़े हुए थे कि यहाँ पर विक्रमादित्य मार्ग पर 5-5, 8-8 बंगले एक परिवार के हैं, वो इन लोगों के बड़े इससे हवाई अड्डा नहीं बनता है, हमारी पट्टी बनती है जहां मित्रों के जहाज उतर सकते हैं। लोग जवाब कौन देगा? जिनको घुटने पर बल पे लाद दिया आपने, आपने उनको सांप की तरह रेंगवाया। भाई अब मुझे भी बोलने दीजिए ना विवेक भाई, एक दो लोग बोलेंगे तो कैसे होगा? एक एक करके। हाँ ठीक है। कपिल जी बीच में चिल्लाएंगे, क्योंकि देखिए जब आदमी के पास जवाब नहीं होता तो बीच में चिल्लाता है। अरे कपिल जी को कुछ कह नहीं सकते, कपिल जी को कुछ कहेंगे तो बोलेंगे 5% दबा रहा है, देखो टीवी पर। इसलिए मैं बहुत सावधानी से बात कर रहा हूं। देखिए मैं अपने दामन को पाक साफ रखना चाहता हूं। मेरे दामन पर इस तरह का दाग नहीं है, इसलिए कपिल जी को मैं बीच में टोकना नहीं चाहता। बाद में बोलेंगे देखो ये 5% में ये भी है, देख लो। अश्विनी जी, आपका जवाब। अरे 5% में वो भी है, संदीप त्रिपाठी भी हैं, सब लोग हैं, उसमें कौन सा जो है नया चीज है? ये लोग जो है उस 5 में नहीं है। अरे अखिलेश जी ने जो बोल दिया है, इतने पिछड़े हैं अखिलेश जी कि अपने लिए अपने मित्रों के लिए सफाई में हवाई पट्टी बनवा लेते हैं। यहाँ पर जो है विक्रमादित्य मार्ग पर 20-20 हजार स्क्वायर फीट के बंगले हो जाते हैं उनके, इतने दबे कुचले हैं वो लोग। और 97 जातियों में आते हैं, सुनिए ना कपिल भाई, सुनिए ना, 97 जातियां जो ओबीसी की है, 10% का लाभ है 97 जातियां, और 1674 जातियां जो है 2% का लाभ ले रही है। 4 बार इनकी सरकार रही है इन दबे लोगों की। भाई ये आप स्वयं और जनता जो तय कर लेगी कि क्या इन लोगों ने पिछड़ों के लिए किया है। जी नहीं, आपके ऊपर जो एलिगेशन है वो देखिए, बहुत खून पसीने से कपिल जी डिबेट कर रहे हैं, तो मैं कपिल जी की बात को कमजोर नहीं होने दूंगा। बार बार मैं आ रहा हूं, एक सेकंड संदीप जी, एक सेकंड, और नावेद जी, परविंदर जी आपके पास भी आ रहा हूं। इनका कहना है कि सरकार रेलवे, हवाई अड्डों और अन्य सरकारी उपक्रमों पीएसयूज का तेजी से निजीकरण कर रही है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं होता। लेटरल एंट्री को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, संविदा और आउटसोर्सिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और 69,000 शिक्षकों की भर्तियों में विसंगतियों की बात भी समाजवादी पार्टी लगातार करे। इन तमाम सवालों को लेकर कोई स्पेसिफिक आंसर है आपके पास अश्विनी जी? फिर मैं संदीप जी आपके पास। जी एकदम है, एकदम है। देखिए 69,000 शिक्षकों का मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। ठीक, प्राइवेटाइजेशन के लिए है जवाब। विनिवेश का गुरु किसको कहा जाता है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, और नरसिम्हा राव जी नहीं रहे हम लोगों के बीच में, वो जी। ये आपकी आवाज फिर से रुक गई जी। हाँ, आपकी आवाज रुक कर आ रही है अश्विनी जी। मैं आपका ऑडियो एक बार चेक कराता हूं प्लीज। संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी। विवेक जी, अभी हमारे साथी के द्वारा कहा गया कि संदीप त्रिपाठी भी 5% में है।
तो मैं एकदम क्लियर कर दूं कि बिल्कुल मैं उस 5% में नहीं हूं जिसने दूसरे के अधिकारों का हनन किया, दूसरों को दबाया, उसको प्रताड़ित किया। मैं उसका ना समर्थन करता हूं ना उसमें मैं हूं। मैं किसमें हूं? मैं गंगाधर नीलकंठे सहस्त्र बुद्धे, नाम सुना है? ये वही है जब पहली बार 25 दिसंबर 1927, जहां तक मुझे डेट याद है, जब भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार मनुस्मृति जलाई थी, उसमें ये भी थे। मैं उनके साथ हूं, सहस्त्र बुद्धे के साथ हूं। मैं साथ में हूं देवराव विष्णु नायक, ये भी ब्राह्मण थे। सहस्त्र बुद्धे जी भी ब्राह्मण थे। जब पहली बार मनुस्मृति जलाई अंबेडकर जी ने तब, तो मैं उसमें हूं। मैं दूसरे के अधिकार खाने वालों में नहीं हूं, ये बात मैं क्लियर कर दूं। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्षत्रिय वर्ग सारे राजा नहीं थे। अभी जैसे कि लेकिन बीजेपी कहती है कि आप जो है वो आधुनिक इसका वो है वर्जन है। आपने संविधान को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा, कई बार ऐसे चेंजेस किए, इमरजेंसी लगाई, तो संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान तो आप लोगों ने पहुंचाया। तो आधुनिक वर्जन हुए आप लोग। देखिए, संविधान और मनुस्मृति में एक फर्क है। मनुस्मृति भगवान की भाषा बता दी गई, जबकि एक राजा की भाषा थी। और संविधान वो है कि समय के अनुसार सतत परिवर्तन समय के अनुसार होता रहे, वही संविधान है। हमारा वही लोकतंत्र है। तो आप ये कह दीजिए कि उसको तोड़ा मरोड़ा गया, नहीं साहब, तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। संविधान ही अधिकार देता है कि समय के अनुसार अगर किसी चीज में परिवर्तन की आवश्यकता है और वो लोकतंत्र के हित में और लोगों के हित में है, वो किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हमने उसको प्रगतिवादी बनाया, उसको लोगों के हित के लिए जो भी संशोधन की आवश्यकता हुई, हमने 3 कृषि कानून नहीं लेके आए। हमने जो है जनता के अधिकारों का हनन करने के लिए कानून नहीं लेके आया कि एक बिल ला के देश में उन्माद पैदा करने के लिए इस तरीके के बिल लाए। 3 कृषि कानून लेके आइए, फिर ये फलाना कानून। और आज स्थिति ये है सर, अभी एक काकरोच पार्टी बनी है, युवाओं ने बनाया। आज समझिए कि दुर्भाग्य है, मैं कहता हूं, हमारी पार्टी को इंस्टाग्राम में उसने पीछे छोड़ दिया। भाजपा तो छोड़िए, वो तो पहले से हमसे पीछे थी। हमारी पार्टी को उसने, युवाओं में इतना बड़ा आक्रोश भरा हुआ है, जिस तरीके से तो सप्रेस किया जा रहा है। जिस दिन ये फटेगा, मैं डरता हूं कि इस देश का क्या होगा। आप इतना सप्रेशन कर रहे हो, इतना आवाज दबा रहे हो। आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा। बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में 43,000 होमगार्ड की वैकेंसी निकली, 30 लाख युवाओं ने, 30 लाख युवा, समझिए, होमगार्ड की वैकेंसी। लेकिन जिन दलितों, हमने भी पुलिस पार्टी देखी, उसको देखते नहीं थे हम लोग। आप लोगों ने दलितों के, मैं समझ गया सर जी, 30 लाख, मैं समझ गया सर। लेकिन संदीप भाई, जिन दलितों की आप बात कर रहे हैं, जिनके पुरोधा रहे भीमराव अंबेडकर जी, आप लोगों ने तो उनको भारत रत्न तक नहीं दिया, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मिल गया। मैं जवाब दे देता हूं। बहुत बढ़िया सवाल आपका है विवेक जी। मैं देश को और आपको भी क्लियर कर दूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने उनको कानून मंत्री बनाया, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। संविधान, उसके बाद जब वो अलग पार्टी हमसे हटकर बनाते हैं, हमसे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, फिर भी हम चुनाव हरवाने का एलिगेशन तो भी आप लोगों पर है संदीप भाई। लेकिन चुनाव हराया भी तो आप लोगों ने भी। ये ठीक है, नावेद शिको जी, नावेद शिको जी, नावेद जी, कांग्रेस लोकतंत्र को सींचने की पार्टी। अगर इतनी चिंता होती तो हमारे देश में क्या आजादी के लगभग 80 साल के बाद क्या दलितों की स्थिति ये होती आज की तारीख में? जी बिल्कुल। दलित पिछड़ा वर्ग जिस तरह से आज राजनीतिक मुद्दा बना उत्तर प्रदेश में खास तौर से, ये बात बिल्कुल सही है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रही है, ज्यादातर तो कांग्रेस रही है और अलग अलग क्षेत्रीय दलों में अलग अलग दल रहे हैं। तो ये सब जिम्मेदार हैं इसके। अगर ये बात सच है कि दलित पिछड़ा कमजोर वर्ग हाशिए पर है, उसको न्याय नहीं मिला है, तो सब बराबर के उसके हिस्सेदार हैं। और कांग्रेस के ऊपर ज्यादा उंगलियां उठेंगी, क्योंकि कांग्रेस एक लंबे समय तक सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी पर भी उठेंगी उंगलियां। अगर ये कहा जाएगा कि दलित को आज न्याय नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी का भी 11वां साल तो इस टर्म का ही है, मोदी सरकार का। सब, कोई नहीं बचेगा। समाजवादी पार्टी भी नहीं, जो आपने जिक्र किया, बसपा भी नहीं बचेगी कई मायनों में।
कई दल, तमाम दल जो हैं इसमें आएंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है, आपकी डिबेट में एक बहुत मजेदार बात ये हो रही है कि राजनीति में पिछड़ों, दलितों के साथ एक लंबे समय तक अन्याय हुआ, ये सबसे गर्मा गर्म मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन किसने किया ये अज्ञात है। जब एफआईआर हम लिखवाने जाते हैं और हमें किसी ने तमाचा मार दिया, हमारे क्या डकैती पड़ गई, तो हम अज्ञात जब लिखवाते हैं तो कार्रवाई तब होती है जब तक नाम ना पता चल जाए। पहला स्टेप होता है कि पहले पता तो चले कि इतने वर्षों तक भारत की एक इतनी बड़ी आबादी के साथ कई 100 साल तक अन्याय करने वाले थे, उनको जीने नहीं दिया, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको समाज की मुख्यधारा में आने नहीं दिया। पहले तो ये बताओ कि आखिर वो कौन थे। वो नहीं बताएंगे क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक स्टंट है। अगर बताएंगे तो एक वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। ये विपक्ष की पीड़ा है, ये विपक्ष की कमजोरी है और सत्ता पक्ष की भी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती तो है कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व को चमका रहे हैं, सनातनियों को एक कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर पिछड़ों को, दलितों को सम्मोहित करने में लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो अपर कास्ट है, ये उसका आरोप है। वो नाराज हो जाता है, कहता है तुम समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हो कि यादववाद, मुस्लिमवाद हो रहा है, तुम्हें सत्ता हमने दी, बुनियाद हम थे, ताकत हम थे, जब तुम कुछ नहीं थे तब हम तुम्हें वोट देते थे। अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी से कहता है हमने तुम्हें हमेशा जिंदा रखा, हमेशा उस दौर में भी दिया जब तुम्हारे पास 2-3 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, दलितों और पिछड़ों को बेवकूफ बना रहे हो। ये स्थिति दोनों दलों के साथ हो गई है और दोनों दल सबको साथ में लेने की कोशिश में। मैंने कहा ना, अखिलेश यादव अगड़ों को भी चाह रहे हैं और पिछड़ों को तो चाह ही रहे हैं। और यही बीजेपी का हाल है कि बीजेपी लगातार, जो अगड़ों की पार्टी कही जाती थी, हालांकि पार्टी किसी जात की नहीं होना चाहिए, ना कहना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में उसके पास पूरा जो कोलाज है वो सब अलग अलग जातियों का, उत्तर प्रदेश में वो सारी जातियों के नेताओं को अपने गलेजे से लगाए हुए कि कहीं कोई खिसक किया तो दांत एक टूट जाता है तो सारे दांत नहीं टूट जाते। तो बीजेपी के साथ भी बड़ी विचित्र स्थिति है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ। विवेक जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। नावेद जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, 10 सेकंड। नावेद जी, अभी आपने सबको एक तराजू में तौला, मेरी उस पर घोर आपत्ति है। सबको एक तराजू में तौलने के पहले मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, आप मेरे साथी रहे हैं, बहुत सारी डिबेट हम लोग, ये तो संदीप भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबको तो एक ही तराजू में तौलना चाहिए। सर 1962 में हमने पहला दलित मुख्यमंत्री दे दिया था इस देश को जनता की आवाज पे, और आप ये कहेंगे कि हमने न्याय नहीं किया तो ये घोर आपत्ति होगी। 8 मुख्यमंत्री हमने अब तक दिए हैं दलित। तो ये कह देना 1972 में हमने एक ओबीसी का मुख्यमंत्री दे दिया था, और 1998 में त्रिपाठी जी, सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ सीताराम केसरी जी? जब सोनिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वही उनको पद से किस तरह से हटाया गया, कांग्रेस दफ्तर से किस तरह से भगाया गया। सुनिए ना सर, ये कहने की बातें होती है जी। हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है वो तो बताते हैं कि इतने वोट पड़े थे तब नेहरू बन गए। उसका कोई प्रमाण होता है क्या? कोई प्रमाण है कि नेहरू जी और जो है ऐसे बन गए प्रधानमंत्री, जबकि चुनाव ही नहीं हुआ था। और भाजपा गाना गाती है उसी तरीके से सीताराम केसरी जी के बारे में गाना गाती है। अरे पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। नितिन नवीन जी को बना दिया गया, अभी 42 साल के लौंडे हैं, कभी कोई राजनीतिक उस तरीके का अनुभव नहीं रहा है, ना संगठन चलाने का अनुभव रहा है, बना दिया भाई। पार्टी के अंदर का विषय है। अब 42 साल के लौंडे को बना दिया, और चाहे बूढ़े को बनाइए, ये वो पार्टी का इंटरनल मामला है, उसमें आप सवाल खड़े करिए ये है, ऐसा है, वैसा है। ये गलत बात है ना, इस तरीके की बात। पार्टी का इंटरनल कोई सवाल हमने बनाया हमें नहीं था, और आप हम ही पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो है उनके साथ क्या हुआ। ऐसा कर तो बनाते क्यों भाई? देखिए कपिल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अश्विनी जी भी आपके जवाब पे मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो बस संदीप भाई, मैं तो संदीप भाई, बीजेपी जो आरोप लगा रही है मैं तो बस वो कह रहा हूं, आप मुझ पर नाराज मत होइए। देखिए मैंने अपना तो नया शो शुरू किया, अभी से आप नाराज हो जाएंगे तो भाई कल को मैं किसको यहां पर लेकर आऊंगा बातचीत के लिए, है ना? तो पिछड़ा और दलितों का जितना दोहन इनकी सोच ने किया है, पार्टी छोड़िए, इनकी सोच ही वही है जी। ठीक है अश्विनी शाही जी, देखिए एक रियल थ्रेट तो है आपके सामने, आप माने चाहे नहीं माने। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में वो अचीव किया है जिससे आपको खतरा है, जो रिजल्ट में परिलक्षित हुआ है। आप उसका काट कैसे ढूंढेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन है ये चैलेंज आपके सामने।
अब देखिए, एक चैलेंज तो इन लोगों के सामने है कि कौन किसके कंधे पर सवार होकर 7 सीट पा गया, कौन किसके कंधे पर सवार होकर 37-36 सीट पा गया। ये दोनों लोग आपस में समझें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होना था वो 24 के चुनाव में हो गया। अरे भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, कहें मैं इतनी धैर्य मत खोइए भाई। संदीप त्रिपाठी जी, धैर्य मत खोइए, अधीर मत हो जाइए, अधीर मत हो जाइए। अकेले लड़के दिखाइए उत्तर प्रदेश में चुनाव, बल्कि अगर बहुत बड़ी पार्टी हो अकेले लड़ो, औकात पता चल जाएगी इसी उत्तर प्रदेश में। अभी 300 जो गिना रहा, 3 सीटें नहीं आई। अरे योगी जी 89 के बाद औकात जिसको दिखानी थी जनता ने दिखा दिया है। 89 के बाद पार्टी अपनी बल्कि पार्टी बनती है। विवेक भाई क्या कर रहे हैं? विवेक भाई एक एक करके भाई साहब, एक संदीप भाई एक एक करके देखिए। संदीप भाई अभी केरल, देखिए संदीप भाई आराम से, संदीप भाई एक सेकंड। संदीप भाई, परविंदर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना होगा मुझे। मैं जल्दी से अश्विनी जी का जवाब ले लेता हूं। आप लोग भी बहुत वो नहीं है दूध के धुले। अभी 4 रुपए लीटर दूध का दाम बढ़ा दिया आप लोगों ने केरल में, तो आप भी बहुत पीछे नहीं है, अभी उसी लाइन लेंथ पे चल रहे हैं जहां 4 पैसे 5 रुपए जी, 5 रुपए हिमाचल में, 5 रुपए हिमाचल में, 5 रुपए हिमाचल में बढ़ा दिया। अश्विनी जी, खैर वो मुद्दा थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, फिर उस ओर नहीं जा रहा हूं, आपका जवाब चाहिए। दलितों में जो है अभी अधीर हो जाएंगे लोग। जगजीवन राम जी का क्या असर हुआ पार्टी में, सबने देखा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से छोटा काम किया था भीमराव अंबेडकर साहब ने कि उनको भारत रत्न उसके बाद दिया गया, आपने भी उद्धृत किया। इंदिरा जी ने पहले ले लिया था, जवाहरलाल जी ने ले लिया था, राजीव जी ने भी ले लिया था शायद। तो इन लोगों के से खराब काम किए थे बाबा साहब, तो उनको उनके बाद दिया गया। तो ये दलितों के इतने कितने पोषक रहे हैं। और मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 97 जातियां 10% का लाभ उठा रही हैं, तो 4 बार माननीय मुलायम सिंह यादव का परिवार यहां मुख्यमंत्री रहा है, और 56 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। तो 1674 जातियां जो है 2% का लाभ क्यों पा रही हैं? तो ये पिछड़ों के साथ इन लोगों ने न्याय किया है और भाजपा के ऊपर थोपा जा रहा है। भाजपा सबके साथ सबका विकास के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूं 2024 का जो मामला है, जो आपके सीने पर एक पत्थर की तरह है, उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें लूज कर देना, उसको लेकर कोई विशेष तैयारी कर रहे हैं या फिर उसी फॉर्मूले के साथ जाएंगे जो फॉर्मूला अभी तक आप लोगों का चलता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास? विवेक भाई, उसके बाद 2024 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है। मैंने एक उदाहरण दिया, 99 सीट पर हम लोग आ गए थे गुजरात में। उसके बाद देखिए क्या स्थिति है गुजरात में, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद हम बिहार जीते, उत्तर प्रदेश विधानसभा जीते। 24 की बात हम नहीं कर रहे कि 24 में हमने नुकसान नहीं हुआ, हमको नुकसान हुआ। जनता हमसे, चलिए उतने अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हमको, लेकिन 24 और 29 में बड़ा फर्क है। 27 नहीं, लेकिन आपको बैसाखी पर खड़ा कर दिया ना अश्विनी जी। अश्विनी जी, आपको बैसाखी पर लाकर खड़ा कर दिया ना, ये भी तो आप भूल नहीं सकते। आप इस बात को स्वीकार करें, मैं मानता हूं, ठीक है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहा हूं। हाँ, लेकिन बैसाखी पर तो 91 के बाद से कांग्रेस सरकार रही है जीवन भर। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 2027 के इलेक्शंस में आप लोगों के लिए मेजॉरिटी तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली स्थिति हो जाएगी आप लोगों के लिए। परविंदर जी को लगता है क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, जिस रास्ते में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी साथ चल रहे हैं? परविंदर जी देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमें पीछे की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने क्या करा 56 साल के अंदर, या मायावती जी ने क्या करा, या अखिलेश यादव जी ने क्या करा, अगर उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं करा तो जनता ने उनको हाशिए पे पहुंचा देने का काम करा है। आज आप दोहरा चरित्र करके राजनीति नहीं कर सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी है, उसको जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, और जो भी पार्टी आएगी उसको जनता के सामने जनता को ठगने का काम अब पॉसिबल नहीं है। समय चेंज हो गया, जनता जागृत हो गई है। अगर आपको लगता है रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर, नहीं, आप परविंदर जी, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आपका अनुभव बहुत है, आपको लगता है रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर आज भी जो है वो वोट मिलता है या वोट पड़ते हैं सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, या इलेक्शन की स्ट्रैटेजी अलग होती है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है ना, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका एक अपर हैंड होता है, क्योंकि उसके पास सारे जंत्र तंत्र होते हैं, सरकार होती है। लेकिन जनता जो है उसका रिपोर्ट कार्ड भी देखती है। अगर रिपोर्ट कार्ड में अगर आपने डिलीवर करा है
तो जनता आपको लाएगी। नहीं तो अगर आने वाले, देखिए पूरे संसार के अंदर जो चुनाव होता है ना, मैनिफेस्टो के आधार पर होता है, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत लेकिन मुझे लगता है संसार का चुनाव और हिंदुस्तान का चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता होगा। जितनी जातियां, उपजातियां, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, जितने कास्ट और यहां पर सर्कमस्टांसेस हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी और देश में होता होगा। नावेद जी बेहतर बता पाएंगे। आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो के आधार पर इलेक्शन होगा, जनता रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, बीजेपी रिपोर्ट कार्ड देगी और उसके हिसाब से जनता फैसला कर लेगी। आपको सभी वर्गों को देखना पड़ेगा। हाँ, आपको सभी वर्गों को देखना पड़ेगा और ईमानदारी से देखना पड़ेगा जी। वो तो बीजेपी दावा कर रही है कि हमने हर किसी के लिए काम किया है। आप रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख लीजिए। नावेद शिको जी। जी बिल्कुल, धर्म जाति के आधार पे चुनाव होते हैं और जीते भी जाते हैं, इसलिए सारे राजनीतिक दल अपने अपने पाले में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों और अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और सियासत भी इस पे होती है। हम लोग 1 घंटे से डिबेट कर रहे हैं, लगातार हम लोग धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक दल भी करते हैं, हम उनको उन्हीं की बातों को दोहरा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि 1 घंटे में ना इस पूरी डिबेट में रोजगार की, नौजवानों की, किसानों की बात ही नहीं। त्रिपाठी जी बस एक बार बोले थे रोजगार की बात, इसके अलावा हम में से कोई नहीं बोला। सब लोग फला जाति, फला पिछड़ा, फला अगड़ा, इस पर ही बात होते रही, क्योंकि राजनीतिक दल इसी पर अपनी राजनीति की पूरी बिसात बिछाते हैं और उसी से उनकी जीत और हार भी होती है। ये बात सच है। लेकिन नावेद जी इंपॉर्टेंट ये बिछाते क्यों है? क्योंकि यही सिस्टम लोग फॉलो करते हैं कि हमारी जाति का कौन सा एमएलए, हमारी जाति का कौन सा विधायक, हमारी जाति से कौन सा मंत्रालय, हमारी जाति को कौन सा मंत्री पद, यही सिस्टम तो लोग जानना चाहते हैं। भाई राजनीतिक पार्टियां कोई मंगल ग्रह से थोड़ी अपना फॉर्मूला लेकर आ रही हैं। वो समझ रही है कि इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अगर साथ लिया, इनको इतना मंत्रालय दे दिया, इतने विधायक दे दिए, इतना ये दे दिया, तो फिर ये वाला वर्ग हमारे साथ आ सकता है। यही सिस्टम है ना विवेक भाई। उसको जनता भी दोषी है, पत्रकार भी दोषी हैं, पैनलिस्ट भी दोषी हैं और राजनीतिक दल भी दोषी हैं, सब दोषी हैं। एक बात छोटी सी मैं कह दूं, लेकिन कहीं ना कहीं गुब्बारा फूटेगा। और मैंने यही कहा कि त्रिपाठी जी ने बस एक बार कहा और हम में से किसी ने रोजगार की बात नहीं की। कांग्रेस जनता पार्टी ने इस बात का इशारा किया है कि इस देश की, उस प्रदेश की जनता और खासतौर से नौजवान गुस्से में है और उसको लगता है, और हर नौजवान जो है उसकी एक जात होती है, वो बेरोजगारी। वो एक नौजवान है, वो अपने रोजगार चाहता है, अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है, वो चारों जाति में घिरा हुआ है। देखिए अभी मुद्दे खरी आएंगे। मैंने इस शो इसलिए शुरू किया है ताकि उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉट टॉपिक है उसको एक सेंटर दे सकूं, एक मंच दे सकूं और यहां से उस मुद्दे पर चर्चा कर सकूं। माफी चाहूंगा मेहमानों, आज हमारे साथ वक्त सीमित है। संदीप जी माफी चाहूंगा, अश्विनी जी माफी चाहूंगा, समय सीमित है, लेकिन मुलाकात दोबारा होगी, इस बात की गारंटी देता हूं। आपको भी और दर्शकों को भी गारंटी देता हूं। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।